जैसे हमने पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जो सोर और बिटर टेस्ट होते हैं फूड में, वो एसिड और बेसिस की वजह से होते हैं। जो सोर मतलब खट्टा, बिटर कड़वा, तो सोर टेस्ट होता है वो एसिड की वजह से होता है, और बिटर टेस्ट होता है बेसिस की वजह से। जैसे हमारे पास डैंडलियन है, कुकरोंदा जो बोलते हैं, उसमें एल्कोलॉइड्स होते हैं जो बेसिक माने जाते हैं, बेसिक सब्सटेंस होते हैं, और वो इसको कुकरोंदे को कड़वा टेस्ट देते हैं। ऐसी आरूगुला होता है जिसे हिंदी में गार्गिर बोलते हैं, आप उसे खाएंगे तो आपको वो कड़वा लगेगा क्योंकि उसमें भी एल्कोलॉइड्स होते हैं। जो लेमन है उसमें सिट्रिक एसिड होता है जिससे वो खट्टा लगता है। तो एसिड आ गया सिट्रिक एसिड, तो वो ऑब्वियस है कि वो टाइप ऑफ एसिड है। अब आपकी समवन इन फैमिली सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, आपकी फैमिली में किसी को एसिडिटी हो जाती है, कहते हैं पेट में एसिड हो रहा है, कुछ दे दो, दवाई दे दो, तो आप क्या देंगे उनमें से? यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, इनो देते हैं, डाइजिन देते हैं, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं, या फिर कहते हैं लेमन जूस पी ले, या सिरका ले ले थोड़ा सा, या बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ले लो। तो अब देखते हैं कि इनमें से क्या क्या जो एसिडिटी में काम करता है। इनो जो होता है उसमें होता है सोडियम सिट्रेट। आप ये जो इसका लेबल पढ़ेंगे ना, इनो में सैचे जो होते हैं, इनका आप लेबल पढ़िए, उसमें लिखा होगा सोडियम सिट्रेट। डाइजीन जो होती है ये भी आपके घर में मिल जाएगी। इसमें जो आप लेबल पढ़ेंगे उसमें होगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ ओ एच आ गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ ओ एच आ गया। तो ये जो होते हैं ये बेसिक होते हैं। ऐसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ये एसिडिटी में दिया जाता है, ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। ओके, तो आप ये सब देते हैं तो ये बेसिक नेचर में होते हैं। अब लेमन जूस है, अब लेमन में तो मतलब एसिडिक हो गया, सिरका भी एसिडिक होता है, और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन जो है ये बेसिक होता है। तो इनमें से आप क्या कह देंगे? आपका एसिडिटी है तो ऑब्वियस है आप इनो, डाइजीन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन देंगे क्योंकि बेसिक है। आपको एसिडिटी है और ऑलरेडी, और आपने लेमन जूस या सिरका दे दिया, तो आपकी एसिडिटी जो है बढ़ेगी या कम होगी, वो आप डिसाइड कीजिए। अब हमने अर्लियर क्लासेस एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ लिटमस फ्रॉम ब्लू टू रेड। हमने पहले क्लासेस में पढ़ा है कि जो एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, और लिटमस पेपर जो होता है हमारा, उसका जो कलर है वो अगर ब्लू कलर का है तो उसको रेड कर देंगे वो। तो इसे याद करने का क्या तरीका है? जैसे बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बेसिक रेड टू ब्लू है या ब्लू टू रेड है, तो एक आप एग्जांपल लीजिए। जैसे एसिड होता है वो डेंजरस होता है, आपके हाथ पे आप पड़ जाए एसिड तो वो रेडनेस कर देगा, लाल कर देगा। तो इससे आप एक ट्रिक है आप याद करने की कि जो एसिड होते हैं वो रेड करते हैं, तो इसलिए एसिड हमेशा ब्लू से रेड करेगा लिटमस पेपर को। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है याद करने की। आगे जो हम बता रहे हैं कि ये जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर बोल रहे हैं जो, ये कहाँ से आता है? तो ये लिटमस सॉल्यूशन जो होता है ये लाइकन एक प्लांट होता है उसमें से निकाला जाता है। तो एक ये नेचुरल प्रोडक्ट है, सिंथेटिक नहीं, बनाया हुआ नहीं, नेचुरल है। और नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं हमारे टर्मरिक, हल्दी, कलर्ड पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया जो भेड़ का फूल बोलते हैं हिंदी में, पुटूनिया और जेरेनियम, ये जो हमारे पेटल्स हैं इनके, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करते हैं। ये बता देते हैं कि सॉल्यूशन आपका एसिड है या बेस है। जैसे यहाँ लिटमस सॉल्यूशन हमारा लाइकन प्लांट से निकलता है, वो बता देता है अपना कलर चेंज करके ब्लू टू रेड। अगर आप उसे एसिड सॉल्यूशन में डालो तो हमें पता लग जाता है ये एसिडिक है जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है। इन्हीं को कहा जाता है एसिड बेस इंडिकेटर्स, क्योंकि इंडिकेट कर देते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। अब टर्मरिक जो है, हल्दी है, हल्दी का दाग लग जाता है आपके कपड़ों में, अगर उसको आप साबुन के सॉल्यूशन से वॉश करेंगे तो वो जो स्टेन है वो रेड ब्राउन कलर का हो जाता है, लाल ब्राउन। और फिर उसे आप, ये जो रेड ब्राउन हो गया, ये रेड ब्राउन कलर दिख रहा है, इसको आप खाली पानी से धोएंगे, इसमें सोप नहीं होगी, तो ये वापस येलो कलर का हो जाएगा। तो ये भी इंडिकेट करता है। अब ये जो हमारा सोप सॉल्यूशन होता है ना वो बेसिक नेचर का होता है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमारा सोप सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का है। क्यों? क्योंकि टर्मरिक जो है, टर्मरिक का जो दाग लगा हुआ है वो सोप सॉल्यूशन में जाकर रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। आगे और हम टेस्ट पढ़ते हैं, दूसरे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये फिनोल थैलिन बोलते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन इसका ये है, फिनोल थैलिन सॉल्यूशन। जब ये वैसे कलरलेस होता है और अगर इसमें एसिड डाल दो तो ये कलरलेस ही रहता है, इसका कलर चेंज नहीं होता फिनोल थैलिन का। पर अगर जब इसमें बेस डालते हैं तो ये कलर चेंज होकर क्या बन जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। ऐसी मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन है, आप नाम से पता चल जाएगा कि ऑरेंज सॉल्यूशन होता है। ये देखो, ये ऐसी बोतल होती है इसकी। तो इसमें आप बेस ऐड करते हैं तो ये ऑरेंज से येलो कलर का हो जाता है, और जब इसमें एसिड ऐड किया जाता है तो ये रेड कलर हो जाता है। तो इन दोनों सॉल्यूशन से हमें पता लग जाता है कि जो हमारे पास हमें गिवन सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है।
अगर फिनोल्फथैलीन में एसिड डालता है तो कलरलेस का कलरलेस रहता है, तो इसलिए हमें पता चल गया सोल्यूशन एसिडिक है। और जब इसमें बेस डाला जाता है तो वो पिंक कलर का हो जाता है, तो हमें पता लग जाएगा कि ये जो सोल्यूशन मिला है हमें ये बेसिक है। ऐसे मिथाइल ऑरेंज का एग्जांपल दिया था। तो ये इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि जो हमारे पास सोल्यूशन है, गिवन सोल्यूशन बेसिक है या एसिडिक। व्हेन बेस इज एडेड टू टर्मरिक इट टर्न्स फ्रॉम येलो टू रेड। जब हम हल्दी में बेसिक सोल्यूशन डालते हैं तो येलो से रेड हो जाता है, जैसे यहाँ बताया था ना, जब आप साबुन के सोल्यूशन से धोते हैं तो रेड ब्राउन कलर आ जाता है, तो सेम यही है। तो इससे हमें पता चल गया कि जो हमारा सोप सोल्यूशन होता है वो बेसिक होता है, पर ये एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। अब आ जाते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी मतलब क्या होता है? ये हमारे नाक में एक नर्व होती है, नस होती है, उसे बोलते हैं ओल्फैक्टरी नर्व, जिसका काम होता है स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल। वो उसका काम ही है कि स्मेल को सेंस करना। तो अनियन जो होता है उसमें एक सब्सटेंस होता है प्रोपेंथियोल, जो एसिडिक नेचर का होता है, और इसी से उसे जो गंध मिलती है ना, ओडर जो है अनियन का अलग सा होता है, आप सूंघ सकते हो उसको, वो इसी प्रोपेंथियोल की वजह से होता है। ये एसिडिक होता है नेचर में। अब इस अनियन को, जैसे एक क्लोथ लिया, उसमें आपने अनियन बांध दी और उसको मतलब पानी में डाल दिया, तो वो उसमें जो है थोड़ा एसिडिक नेचर आ जाएगा उस कपड़े में। ओके, और उसमें से ये प्रोपेंथियोल उस कपड़े में आ जाएगा, तो उसमें से एक स्मेल आने लगेगी, गंध आने लगेगी। तो जब ये कपड़ा, ये अनियन डिप्ड क्लॉथ हम एसिड में डालेंगे और फिर एसिड से निकालेंगे बाहर, तो उसमें वो अनियन की स्मेल रहेगी ही। पर ये अगर हमने ये कपड़ा जो आपने अनियन में बांधा हुआ था, ये हम बेस में डालते हैं तो स्मेल गायब हो जाती है। तो इससे हमें पता चल जाता है ये नेचुरल इंडिकेटर है सारा जो दिया हुआ है ना, क्योंकि अनियन नेचुरल प्रोडक्ट है। इससे अनियन से भी आप पता लगा सकते हो कि जो आपको सोल्यूशन दिया है वो एसिड है या बेस है, क्योंकि आप अनियन के कपड़े को, ये जो अनियन के सोल्यूशन में डूबा हुआ कपड़ा है, इसमें अनियन की स्मेल आएगी। अगर आप इसे एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो आपकी स्मेल यूं की यूँ आती है, पर आप इसमें बेस में डाल देते हैं तो वो स्मेल जो आती है ना अनियन की, वो गायब हो जाती है। तो इससे आपको पता चल जाएगा जो आपको सोल्यूशन दिया हुआ है वो एसिड है या बेस है। ऐसी अदर नेचुरल इंडिकेटर्स है वेनीला, तो नाम बहुत सुना होगा, वेनीला फ्लेवर, ये स्वीट होता है, ये ऑर्किड होता है, उसका उसकी फैमिली से बिलोंग करता है, ये ऐसा है, ये है वेनीला, ये होता है। फिर आ जाता है हमारा क्लोव ऑयल, ये क्लोव होता है। ये आपको टूथपेस्ट जो मिलते हैं ना उनमें कई बार फ़ोटो में आपको ऐसी यही फ़ोटो दिख जाएगी, क्लोव होता है, ठीक है। ये जो वेनीला होता है इसकी, ये जो है बड़ा ही स्वीट होता है, स्वीट स्मेलिंग है, क्योंकि इसमें एक जो इंग्रेडिएंट है वेनिलिन नाम का होता है, जो एक वीक एसिड होता है, जो कमज़ोर एसिड होता है, वही इसको ये स्वीट ये जो स्मेल देता है। अब ये जो क्लोव ऑयल है इसमें बड़ी तीखी स्मेल होती है, पंजेंट, स्पाइसी, तीखी, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, क्योंकि इसमें यूजिनोल होता है, एक वीक एसिड है। तो जब वेनीला में हम एसिड डालते हैं तो वो स्मेल वैसी की वैसी रहती है, हमारी स्वीट स्मेल मिलती है वेनीला की। जैसे अनियन को डाला एसिड में तो उसकी भी स्मेल चेंज नहीं हुई, ऐसी जब, क्योंकि ये सारे एसिडिक हैं, अनियन भी एसिडिक है, वेनीला भी एसिडिक है, क्लोव ऑयल भी एसिडिक है, पर जब इसे बेस में डालते हैं तो ये अपनी स्मेल लूज़ कर देते हैं। ऐसी क्लोव ऑयल है, वो भी तीखी स्मेल है उसकी, उसे एसिड में डालोगे तो तीखी स्मेल ही रहेगी, पर अगर उसे बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो वो अपनी स्मेल गायब कर देता है। तो इससे हम ये नेचुरल इंडिकेटर से इससे हमें पता लग जाता है कि जो हमें सॉल्यूशन दिया गया है, ये आप घर पे जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है एसिडिक है और बेसिक है। तो above examples were to test if our solution was acidic or basic with day to day products। अब आ जाते हैं केमिकल रिएक्शन। ये जो आपने फर्स्ट जो चैप्टर था उसका एग्जाम्पल था पहला, जिसमें आपको बैलेंस करना सिखाया था, वही एग्जाम्पल लेंगे। तो आपको ना इक्वेशन एक बार याद करने की ज़रूरत है, फिर वो आपको आगे के चैप्टर्स में भी यूज़ होती है। अब इस चैप्टर में भी जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था वो आपको सारी जो इक्वेशंस है वो यहाँ यूज़ होंगी। अभी लेते हैं ये जैसे 5 ml H2SO4 लिया डाइल्यूट, उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाले, ठीक है, जिंक लिया और H2SO4 सोल्यूशन लिया। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में H2SO4 है, उसमें जिंक डाला, ये जिंक ग्रैन्यूल्स डाले हैं हमने, ठीक है। तो एक जैसे सोल्यूशन हमने बनाया इसका, जिंक का और H2SO4 डाइल्यूट का, तो यहाँ से गैस रिलीज होने लगी। हमने देखा कि एक गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो पता कैसे लगाएं कि ये गैस कौन सी है, इसका टेस्ट कैसे करें। कोई सी भी गैस हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, CO2 हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है।
तो हम क्या करते हैं, पास द गैस थ्रू सोप सोल्यूशन। यहाँ पर हमने जो गैस प्रोड्यूस हुई है डिलीवरी ट्यूब से, हमने इस सोप सोल्यूशन में पास करा, ये सोप सोल्यूशन है इधर, ठीक है। फिर द गैस कंटेनिंग सोप बबल बर्ड्स एंड मेक पॉप साउंड व्हेन अ कैंडल इज ब्रॉट नियर द। अब हमने यहाँ पर जो गैस बन रही थी तो सोप सोल्यूशन था, तो इस सोप के बबल्स उड़ने लगे ऊपर, ठीक है। तो हमने इसके पास ये माचिस की तिल्ली लिया है, तो जैसे ये इन बबल्स के पास आई माचिस के लिए तो बबल्स फूटने लगे पॉप साउंड करके। तो इससे हमें पता चल गया कि जो गैस बन रही है ये हाइड्रोजन गैस बन रही है, क्योंकि ये हाइड्रोजन को टेस्ट करने का बहुत अच्छा मेथड है ये मैस्टिक वाला, क्योंकि ये ऐसे पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है जब भी बस्ट होती है वो। तो आप एक बात याद रखिए कि जिंक एक मेटल है। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में देखिए, ये रहा जिंक हमारा इधर, यहाँ पर ये रहा, इधर है जिंक, ओके। ये तो ये जो जितने भी रेड में है ना, ये सारे हमारे मेटल है, जितने भी ग्रीन में है ये हमारे नॉन मेटल है, और ये इधर ब्लूइश जो हैं ये हमारे मेटलोइड्स हैं। ये मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं आपको। अब हम आगे आते हैं, जिंक इज मेटल, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो H2SO4 है ना, जिंक ने SO4 के साथ दोस्ती कर ली और H2 को बाहर निकाल दिया। जिंक डिस्प्ले हाइड्रोजन एंड फॉर्म अ साल्ट कंपाउंड विथ एसिड एंड हाइड्रोजन गैसेस रिलेटेड। तो क्या बना हमारे पास, एसिड था हमारे पास, कैसे डाइल्यूट H2SO4 था, ठीक है। मेटल कौन सा था हमारे पास, जिंक था। साल्ट क्या बना, जिंक सल्फेट, और क्या निकला, हाइड्रोजन गैस। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा ये रिएक्शन हुआ कि एसिड और मेटल मिलके क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। आपको ये बैलेंस्ड करना सिखाया था फर्स्ट चैप्टर में, सेम इक्वेशन आप यहाँ लिख देंगे। अब साल्ट क्या होता है, नमक क्या होता है, नमक होता है आयनिक कंपाउंड्स, मतलब जो कंपाउंड जिसमें आयन से मिलके बने होते हैं ना, आयन्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी होते हैं। तो फॉर्म्ड बाय ना कटायन, जो पॉजिटिव आयन है और एनायन जो नेगेटिव आयन है आपस में मिल जाते हैं तो एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जो है उनके चार्जेस होते हैं वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो वो कंपाउंड न्यूट्रल हो जाता है, तो उन्हीं को साल्ट बोलते हैं। ये ZnSO4 जिंक सल्फेट एक साल्ट है, ओके। और ये कैसे मिलके बना, ये मेटल और एसिड का रिएक्शन हुआ तब साल्ट बना और हाइड्रोजन गैस निकली। अब जिंक ग्रैन्यूल्स प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। अब जिंक को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में NaOH वाला सोल्यूशन जो होता है ना, ये बेसिक सोल्यूशन है, इसमें ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, सोडियम जिंकेट बना हो रहा है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकली। अब एक बात आप याद रखना, ये जिंक है ना, ये उन मेटल्स में से आता है जो ये बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और इन्हीं को एम्पोटेरिक जो सब्सटेंस होते हैं या उनको जो मेटल होते हैं उनमें आता है जिंक, जो ये बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हर आपका मेटल है ना एसिड के साथ तो रिएक्ट करेगा, पर हर मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बस जिंक है जो दोनों के साथ करता है, और इसके साथ ही और भी इनके मेटल्स हैं जो करते हैं, उन्हें एम्पोटेरिक कहते हैं। हर यहाँ पे लिखा हुआ सच रिएक्शन नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स, जिंक इज एम्पोटेरिक, दैट्स वाई इट रिएक्ट्स विथ एसिड एंड बेस। अब आ जाते हैं मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ जो कैसा होता है। अब जो पहला था हमारे पास, हमने खाली मेटल के साथ रिएक्ट कराया था जो जिंक था। अब हमने इसमें एक और चीज़ जोड़ दी, कार्बोनेट्स, मेटल के साथ कार्बोनेट जुड़ा हुआ है और मेटल के साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट जुड़ा हुआ है। अब उसका एसिड के साथ कैसे रिएक्शन होगा वो बताएंगे। तो मेटल लेते हैं हम, सोडियम है, मेटल है, ओके, ऊपर देख लो ये आ गया Na, ठीक है, ये रेड में है तो ये मेटल है। तो मेटल कार्बोनेट, अब मेटल है, कार्बोनेट से समझ जाओ कि उसमें C ये कार्बन होगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में हाइड्रोजन भी होगा कार्बोनेट भी होगा। मेटल कार्बोनेट ये जो है सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्म है Na2CO3। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में H जुड़ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन चाहिए हम, NaHCO3, तो ये फॉर्मूला होता है। इसे अब हम डाइल्यूट HCl में डालते हैं तो क्या निकलता है हमारा। अब ये हमने टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें Na2CO3 हमने डाला और ये डाइल्यूट HCl भी हमने इसमें मिक्स किया। अब यहाँ पर एक गैस प्रोड्यूस हुई। अब हम उस गैस को टेस्ट करेंगे कि क्या गैस है, कौन सी है, H2 है, CO2 है, ऑक्सीजन है, हमें नहीं पता, तो उसका आगे भी टेस्ट होगा, तब पता चलेगा कि इस रिएक्शन में कौन सी गैस निकलती है। गैस विल बी प्रोड्यूस्ड, पास द गैस थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन विच वी रेड इन चैप्टर 1। अब ये जो गैस बनेगी इसको हम CaOH2 सोल्यूशन में, जो कि ये हमारा लाइम वाटर होता है,
ये बताया था ना, बुझाया हुआ चूना बोलते हैं इसको, CaOH2 सॉल्यूशन को। जो फर्स्ट चैप्टर में हमने इसी के बारे में 3-4 इक्वेशन पढ़ी थी। तो इसका फॉर्मूला ये होता है CaOH2, किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इससे जो हमारी यहाँ गैस बनी ना Na2CO3, जब HCl के साथ रिएक्ट हुआ तब एक गैस प्रोड्यूस हुई। अब वो गैस को हम CaOH2 के साथ उसका रिएक्शन करा के देखते हैं कि क्या बनता है। अब यहाँ पे इक्वेशन देखो, Na2CO3 में जब हमने HCl डाला, सोडियम कार्बोनेट में हमने HCl डाला तो NaCl बना। NaCl वो आपका जो टेबल सॉल्ट होता है, नमक जो आप खाते हैं, ठीक है, ये सॉल्ट बना। H2O बना और CO2 बना, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है CO2 बनी है, पर हमने इक्वेशन में लिख दिया है, आगे पता लग जाएगा कि CO2 ही बनी है, क्योंकि ये लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। अभी NaCO3 में HCl डाला तो NaCl बना, H2O बना, CO2 बना। दोनों में यही बन रहा है, चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या कार्बोनेट हो, दोनों में क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, H2O वाटर बन रहा है और CO2। अब हमारे पास जो गैस बनी थी वो कंफर्म करना है कि CO2 ही बनी है, तो उसका टेस्ट ये होगा। ये बुझाया हुआ चूना है ना CaOH2, इसमें CO2 हमने पास करवाई तो हमें मिला एक वाइट प्रेसिपिटेट। ये वाइट सब्सटेंस जो घुल नहीं सकता सॉल्यूशन में, इसलिए इसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और ये वाइट कलर का है। और ये क्या है, CaCO3। यही हमारा चूना पत्थर होता है, मोती होता है, संगमरमर होता है या चौक, यही होता है। पर ये जो स्ट्रक्चरल इसके आपस में डिफरेंस होते हैं, इसकी वजह से ये अलग अलग आपको रूप में मिलता है। जैसे चौक में मिल जाएगा, संगमरमर में मोती, चूना पत्थर होता यही है फॉर्मूला उसका, CaCO3। तो वाइट प्रेसिपिटेट बना। इससे हमें पता चल गया कि जो गैस बनी थी वो CO2 ही थी, क्योंकि CO2 ही ये लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके वाइट प्रेसिपिटेट बनाती है। अब हमने इसमें और गैस पास करवा दी CO2, मतलब ये तो बन गया था। अब CaCO3 जो बना उसमें और हमने CO2 पास करवाई, तो हमारे पास आ गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 ट्वाइस। अब ये आप पढ़िए, ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एसिड्स टू गिव अ कोरस्पॉन्डिंग साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब सारी मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देती हैं, सॉल्ट, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। देखो CO3 भी दे रही है, HCO3 भी दे रही है, तो ये इनका कंफर्म है कि ये ऐसे ही रिएक्ट करेंगे और यही प्रोडक्ट्स आपके बनेंगे। यहाँ पे लिख दिया मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो सॉल्ट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और वाटर। अब हमने मेटल को कभी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ। अब ये हम एक हमारे दिमाग में आता है कि दोनों को आपस में मिक्स कर दें, एसिड और बेस को, तो क्या बनेगा, तो वो यहीं पे दिखाते हैं। अब हम लेंगे 2 ml NaOH सॉल्यूशन, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, इसमें हमने ऐड कर दिया फिनोल्थैलीन, ठीक है। तो इसका कलर क्या हो गया, पिंक कलर का हो गया। ये हमने बताया ना, फिनोल्थैलीन में आप बेस ऐड करते हैं, ऊपर पढ़ाया आपको, अभी पढ़ा है, तो वो पिंक कलर का हो जाता है। तो ये इसका जो टेस्ट ट्यूब है ना, ये पिंक कलर की हुई यहाँ पर। अब इसमें धीरे धीरे ना हम HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे ऊपर से ना, यहाँ पे हम ये ड्रॉप से HCl डाल रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये पिंक कलर है ना डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। अब ये गायब हो गया। अब हमने फिर क्या किया, फिर हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें बेस डालना शुरू करें, जो वही था NaOH, जहाँ से शुरू किया था NaOH से, फिर हमने वापस डालना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे करके पिंक कलर वापस अपना अपीयर होना शुरू हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, अब क्या होता है, यहाँ देखो, जो NaOH है जो हमारे यहाँ फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में था फिनोल्थैलीन के साथ, जब हमने HCl डालना शुरू किया तो HCl के साथ रिएक्ट किया और NaCl यानी सॉल्ट बनाया और वाटर बनाया, ठीक है। तो ये कलरलेस सॉल्यूशन हो गया। NaCl वाटर में कलरलेस होता है, नमक को आप पानी में डाल के देख लो, कलरलेस सॉल्यूशन होगा। तो जो पिंक कलर था गायब हो गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने NaOH डालना शुरू कर दिया दोबारा इस सॉल्यूशन में। तो NaOH फिर से रिएक्ट किया किसके साथ, फिनोल्थैलीन के साथ, और फिर से उसका पिंक कलर वापस आ गया, ओके। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर जब एसिड ऐड हुआ ना ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप, इधर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट, तो उसने NaOH के साथ जो कि बेस था उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, NaCl H2O, और इससे आपस में एक दूसरे से ये न्यूट्रलाइज हो गया, एक दूसरे को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो वो जो फिनोल्थैलीन जो बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर देता था, अब बेस तो रहा ही नहीं सॉल्यूशन में, यहाँ पे क्या बन गया, साल्ट। बेस को तो ये HCl खा गया धीरे धीरे करके, तो बेस रहा ही नहीं,
तो वो फिनोल्फथैलीन जो है इंडिकेटर है हमारा, वो पिंक कलर का होगा कैसे जब बेस ही नहीं रहा तो इसलिए वो सॉल्यूशन वापस कलरलेस हो गया। जो फिनोल्फथैलीन का नेचुरल कलर था, कलरलेस होती है वो। ओके, तो वो उसी अपने कलर में आ गई वापस। पर हमने जब दोबारा उसमें बेस डालना शुरू किया तो उसने दोबारा बेस से रिएक्ट किया और दोबारा पिंक कलर बनाया। तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था। ओके, अब हमने एक मोटा मोटा हिसाब ले लिया। रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव अ साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो एसिड और बेस में आपस में रिएक्शन होता है जिससे हमें सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम आगे आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। अब बताओ, पहले हमने मेटल जो था जिंक के साथ एसिड को रिएक्ट कराया, फिर हमने ये Na2CO3 जो मेटल कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट थे उसको एसिड से रिएक्ट कराया। अब हम आ जाते हैं मेटेलिक ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड से समझ जाओ कि ऑक्सीजन होगी मेटल में। अब हम आते हैं कॉपर ऑक्साइड पे, उसमें डाइल्यूट HCl डालते हैं। कॉपर भी ये देखो, ये जितना भी इधर से लेकर यहाँ है और ये सारे हैं मेटल्स। अब देख लो कॉपर कहाँ है, इधर है, तो ये भी मेटल होगा। तो कॉपर ऑक्साइड में हमने HCl डाला जो एसिड था, तो इसका सॉल्यूशन हो गया, कलर जो हो गया सॉल्यूशन का वो हो गया ब्लू ग्रीन कलर का हो गया। क्योंकि हमें कॉपर क्लोराइड मिली। मेटल ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट बनाता है, और वो सोल्ट क्या है, कॉपर क्लोराइड और वाटर। तो मेटल ऑक्साइड भी जब एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो सोल्ट एंड वाटर बनाती हैं। अब ऊपर देखो, हमने एक चीज़, ये वाला जो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ लिख दें। जो रिएक्शन था हमारा ऊपर, जब हमने बेस और एसिड को मिलाया था ऊपर, तब भी हमारा सोल्ट और वाटर बना था। बेस ऊपर क्या था, NaOH, एसिड क्या था, HCl, सोल्ट क्या बना था हमारा, NaCl, प्लस H2। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल ऑक्साइड हमारी थी कॉपर ऑक्साइड, उसमें हमने क्या मिला है, एसिड। ओके, डाइल्यूट HCl, जैसे ऊपर वो फिनोल्फथैलीन सॉल्यूशन था हमारा NaOH में मिक्स था, पिंक कलर दे रहा था, हमने उसमें एसिड मिलाया था, HCl ही मिलाया था वहाँ पर भी। यहाँ पर भी हम मेटल ऑक्साइड जो है उसमें हम एसिड मिला रहे हैं। ऊपर भी NaOH जो था हमारा बेस था उसमें एसिड मिला रहे थे, तो क्या बन रहा था हमारा साल्ट वाटर। यहाँ पे भी NaCl और H2 सोल्ट एंड वाटर बन रहा है। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन सेम नहीं लग रही है। देखो एसिड सोल्ट वाटर का पार्ट, एसिड सोल्ट वाटर का पार्ट। हमने ऊपर तो कंफर्म था कि बेस और एसिड मिलाया तो सोल्ट एंड वाटर बनता है हमेशा, तो हमारा बेस उधर NaOH था। अब इधर जो मेटल ऑक्साइड है ये कॉपर ऑक्साइड थी, तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि NaOH के इक्वल है, क्योंकि NaOH भी HCl के साथ मिलकर NaCl बना रहा था। यहाँ मेटल ऑक्साइड जो है कॉपर ऑक्साइड, वो भी एसिड के साथ मिलके सोल्ट एंड वाटर बना रही है। तो इधर क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है वो जो हमारा बेस है उसकी प्रॉपर्टी की इक्वल होगी जो बेस था NaOH को। तो इसका मतलब पता क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि मेटल ऑक्साइड हमारा जो होते हैं बेसिक नेचर होते हैं। मेटल ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, ये बेसिक नेचर होता है क्योंकि वो सोल्ट एंड वाटर देते हैं एसिड के साथ। जैसे बिल्कुल इसी तरह जिस हिसाब से जो बेस होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करने पर सोल्ट एंड वाटर देते हैं, ऐसी मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करने पर सोल्ट एंड वाटर देती है। तो हमारे लिए इसलिए मेटल ऑक्साइड जो हो जाती हैं बेसिक ऑक्साइड्स हो जाती हैं। अब आ गया रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ बेस। अब ये नॉन मेटल वाले ऑक्साइड होती हैं, अब नॉन मेटल कहाँ से होंगे, ये होंगे इधर। तो हमने अब आगे पढ़ते हैं क्या किया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था जो बेस होता है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड वाले सारे बेस होंगे, OH होता है, विच बेस रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सोल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पर हम फिर देखते हैं क्या हुआ। COH2 था, ऊपर हमने इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई थी ना, भूल गए हो तो दिखा देते हैं। ये जब हमने ये मेटल कार्बोनेट को HCl से रिएक्ट किया तो NaCl बना था, H2O बना था, CO2 बनी थी, यहाँ से ही CO2 बनी थी, इसको हमने इधर COH2 सॉल्यूशन में रिएक्ट करवाया था। तो क्या आया था, COH2 CO2 से रिएक्ट किया था तो कैल्शियम कार्बोनेट बना था, चूना पत्थर बना था, चौक बना था और वाटर बना था, ये वाइट प्रेसिपिटेट बना था। तो यही इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। इक्वेशन एक बार याद करने की जरूरत है, वही बार बार यूज होगी। COH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब OH2 OH2 OH है तो ये बेस है, ठीक है।
इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाए थे, तो हमारे CaCO3 जो एक साल्ट है और क्या बना था, वाटर बना था। ठीक है, तो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना जो कि एक साल्ट है, क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है, और वाटर बना। अब यही वाली इक्वेशन जो हमने बेस एसिड मिलके सॉल्ट वाटर बनाता है, अब इसको इस रिएक्शन से कंपेयर कर रहे हैं। यहीं पे हम NaOH बेस था, HCl एसिड था, क्या बनाया था, NaCl जो सॉल्ट था, और H2 वाटर है। ये कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉल्ट है इधर, और H2 भी। तो हमारा ये हिस्सा सेम है, ये भी सेम है, तो ये भी आपस में सेम होगा ना। तो यहाँ जो HCl काम कर रहा है वही इस इक्वेशन में CO2 काम कर रहा है। तो अब इससे क्या प्रूव हुआ कि जो HCl की प्रॉपर्टी है वो CO2 की प्रॉपर्टी है इधर। तो HCl क्या है, एसिडिक इन नेचर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो CO2 है हमारा वो भी एसिडिक नेचर का हुआ। और C जो है कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। इधर देखो, यहाँ एरो थे, कार्बन देखो, जो ये जितने भी ये एलिमेंट है ये सारे हमारे नॉन मेटल्स में, जो इस कलर में। ठीक है, तो कार्बन नॉन मेटल है, और ये CO2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड हो गया, नॉन मेटल की ऑक्साइड CO2, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन की ऑक्साइड है। CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन की ऑक्साइड है। तो ये किस नेचर की हुई, एसिडिक नेचर, क्योंकि यहाँ पे ये HCl का काम कर रही है। जैसे इक्वेशन में बेस और एसिड जुड़ के सोल्ट और वाटर बनाया था, यहाँ पे बेस और CO2 जुड़ के सोल्ट एंड वाटर बना है। तो हमें इससे प्रूव हो गया कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होती हैं एसिडिक होती हैं, और मेटेलिक ऑक्साइड जो होती हैं, मेटल की ऑक्साइड होती हैं, बेसिक होती हैं। यहाँ मेटल की ऑक्साइड कौन थी, कॉपर ऑक्साइड। नॉन मेटल की ऑक्साइड क्या है यहाँ पर, CO2। तो ये अपोजिट होता है, नॉन मेटल की ऑक्साइड जो होगी वो हमारी एसिडिक होगी, मेटल की ऑक्साइड हमारी बेसिक होगी। ठीक है, यहाँ आपका क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं कि सब एसिड में कॉमन क्या होती है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल एसिड एंड बेस। देखो, हम कहते हैं कि एसिड जो होते हैं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं मैटर के साथ रिएक्ट करके। सबसे ऊपर पहले एग्जांपल में जिंक प्लस H2SO4, जिंक सल्फेट प्लस H2। तो जिंक मेटल था, उसने क्या बनाया था, हाइड्रोजन गैस बनाई थी। तो इससे हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन है इनकी इक्वेशन में, ये जो H2SO4 है ये हमेशा H2 रिलीज करते हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन रिलीज करना मेटल, ये जो एसिड है इसमें सबसे कॉमन चीज़ है। तो हम इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हमने यहाँ पर ये दो नेल लिए, ये हमने कॉर्क में फिक्स किए, और इन नेल्स को हमने इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट है, बल्ब भी है, स्विच भी है। अब इस बीकर में हमने सॉल्यूशन डाले अलग अलग, ग्लूकोज का, अल्कोहल का, HCl का, जो एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड का। अब अगर ये सॉल्यूशन जो डाला है इधर ये कंड्यूसिव है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तब यहाँ पे बल्ब जलेगा। अगर ये कंडक्ट नहीं करता है तो यहाँ बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी उसमें फॉलो करेगी सॉल्यूशन में जिसमें फ्री आयंस होंगे जो बिजली को एक दूसरे से कनेक्ट कर सके। अब यहाँ पे अगर ये कंडक्टर नहीं होगा ये सॉल्यूशन, तो आपस में ये जो नेल्स हैं आपस में मतलब एक दूसरे से ये बिजली ये सर्किट की एक दूसरे से ये पास नहीं कर पाएंगे। और अगर कंडक्टर होगा जो सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ से ये जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो ईजिली इस नेल से इसमें पास होके ये पूरा सर्किट कंप्लीट कर देगी और आपका यहाँ बल्ब जल जाएगा। तो इनमें से ग्लूकोज, अल्कोहल, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, इनमें से अब आप ये सॉल्यूशन डालेंगे तो किन किन केसेस में बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा। जो ये जो एसिडिक सॉल्यूशन है इनके केस में बल्ब जलेगा, क्योंकि ये अब आगे पता चलेगा क्या रिलीज करते हैं। देखो, ग्लूकोज और अल्कोहल डाला जब आपने इस बीकर में तो कोई बल्ब नहीं जला, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे थे। इलेक्ट्रिक करंट इन सॉल्यूशन इज कैरिड थ्रू आयंस, आयंस के थ्रू कैरी होता है। तो यहाँ पर जो हमारा जो ये एसिड है ये कौन सा आयन रिलीज करता है, ये H+ आयन रिलीज करता है। कैटायन जो होता है यही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स इन सॉल्यूशन, जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं जो एसिड होते हैं सॉल्यूशन में। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं।
टेक 1 ग्राम ऑफ NaCl, ऐड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू टेस्ट ट्यूब, टेक गैस टू लिटमस पेपर टेस्ट। अब हमने NaCl लिया 1 ग्राम, ओके, सोल्ट है ये। अब इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला। अब इसे डालने पे क्या हुआ, गैस प्रोड्यूस हुई, कौन सी, HCl। इस रिएक्शन में हमारी HCl गैस प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। HCl जो है वो जैसे एसिड है, पर ये कौन सी स्टेट में, अभी गैस, लिक्विड स्टेट में नहीं है। ऊपर जहाँ पे भी हमने सारे जो रिएक्शन किए थे उसमें HCl जो था वो लिक्विड स्टेट में था। अब यहाँ पर ये गैस स्टेट में, हमें HCl प्रोड्यूस कराना था, इसलिए हमें NaCl और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का आपस में रिएक्शन कराया, जिससे कि HCl गैस प्रोड्यूस हुई। अब ये जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसको हम एक लिटमस पेपर, जो हमें पता है ना HCl है, तो वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा, क्योंकि एसिड है, पहले पढ़ा है, शुरू में पढ़ा है। तो हमने ड्राई लिटमस पेपर लिया, पहले सूखा लिटमस पेपर लिया, उससे HCl गैस पास करवाई। तो आप सोच रहे होंगे अब ये ब्लू को रेड में कर देगा, इसने नहीं किया। फिर हमने गीला करा लिटमस पेपर को, और फिर हमने HCl गैस के पास लेके, जो यहाँ से रिलीज़ हो रही थी, तो वहाँ ब्लू से रेड हो गया। तो हमें पता चला कि जो HCl है, अपनी जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो जो एक्वस सॉल्यूशन होता है या वाटर वाला सॉल्यूशन होता है उसमें शो करता है। ऐसा क्यों है, अब हम आगे पढ़ेंगे। ये आपका जो रिएक्शन है वो ऐसा हुआ, NaCl लिया हमने 1 ग्राम, H2SO4 डाला, तो NaSSO4 बना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना, जिसे सोडियम बायसल्फेट भी कहते हैं, और हमारी HCl गैस रिलीज हो गई, ठीक है। उस HCl को हमने फिर लिटमस पेपर के पास ले गए, ड्राई और फिर मॉइस्ट, जो गीला था। अब ऐसा क्यों हुआ, जो HCl है, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना इधर सॉल्यूशन में, कि जो एसिड है वो H+ आयन रिलीज करता है, ओके। ये H+ आयन जो कैटायन है, यही बिजली का सर्किट पूरा करता है, यही एक छोर से दूसरे छोर में जाता है करंट लेकर। तो ये H+ आयन रिलीज हुआ, पर हमने ये ध्यान दिया कि इस बीकर में ये सॉल्यूशन था, ये एक्वस सॉल्यूशन था, ये ड्राई सॉल्यूशन नहीं था। तो हमेशा जो है एसिड है वो, जैसे यहाँ पे HCl हो गया, वो H+ आयन जो रिलीज़ करते हैं वो हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में करते हैं। वाटर ज़रूरी होना चाहिए, नहीं तो ये आपस में टूटता ही नहीं, HCl टूटेगा ही नहीं। जो वाटर की प्रेजेंस में ही आपस में ब्रेक डाउन होता है H+, ओके, और Cl-, ये आपस में टूट जाते हैं, तो H+ हमारा ये जो आयन है तब रिलीज़ होता है। इसलिए हमारे यहाँ ड्राई लिटमस पेपर था, वो HCl गैस को तोड़ ही नहीं पाया, और इसलिए वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट नहीं हुआ। यहाँ पे मॉइस्ट था, यानी गीला था, वो HCl गैस को आपस में आयन्स में टूट गए वो, और H+ आयन रिलीज हो गया। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। अब ये एग्जिस्ट जो करते हैं ना H+ आयन, ये अकेले में नहीं कर सकते, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ही करेंगे। जैसे यहाँ पर इस इक्वेशन में जो हाइड्रोजन आयन था H+, ये अकेला नहीं रह सकता, जो वाटर है उसके साथ मिल जाता है और ये बनाता है H3O+, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। H+ अकेला नहीं रहता, ये इस फॉर्म में रहता है, H3O पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे HCl को जब वाटर में मिलाते हैं तो उसकी प्रॉपर इक्वेशन जो लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, HCl + H2O गिव्स H3O+ प्लस Cl-। ये H2O इस हाइड्रोजन को ले लेता है और H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ये कैटायन है, पॉजिटिव आयन होता है, बट Cl नेगेटिव आयन अकेला रह जाता है। अब हम बेस को वाटर में डालते हैं तो वो कैसे टूटता है, जैसे NaOH को वाटर में डाला तो सोडियम और ये हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो गया, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डाला तो K+OH टूट गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को डाला Mg2+2OH-, तो ये जो बेस टूटता है तो OH- देता है, और जब ये HCl एसिड टूटता है तो हम हाइड्रोनियम या H+ एक्वस ऐसे लिखते हैं। H+ कभी खाली नहीं लिखेंगे, खाली लिख रहे हो तो उसके सामने ये साथ में एक्वस डाल दो कि वो वाटर से मिला हुआ है। तो एसिड क्या देते हैं हमारे, H+ देते हैं, बेस क्या देता है, OH- रिलीज करता है। तो इससे हमें डिफरेंस पता चल गया कि जो बेस है हमेशा OH- देगा और एसिड जो है हमेशा H+ देगा। और ये याद रखना कि ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जो
सभी बेस हैं वो वाटर में डिसोल्व नहीं होते, जैसे NaOH2 हो गया, KOH हो गया, MgOH2 हो गया, ये पानी में डिसोल्व हो जाते हैं, पर हर बेस नहीं होता है। और जो पानी में डिसोल्व हो जाता है उन बेसिस को बोलते हैं एल्कलाई। ऊपर पढ़ाया था ना, एल्कलॉइड्स होते हैं ये डैंडेलियंस में जो उनको बिटर टेस्ट देते हैं, तो वही ये एल्कलाइज है। और इनका नेचर कैसा होता है, सोपी, इस साबुन जैसा होते हैं ये, बिटर, कड़वे होते हैं, जैसे ऊपर एग्जाम्पल डैंडेलियन बता देता, कोरोसिव नेचर होता है इनका एल्कलाइज का। और ऑल एसिड रिलीज H एंड ऑल बेसिस रिलीज OH माइनस हाइड्रोक्साइड। वी कैन राइट एसिड प्लस बेस गिव्स सोल्ट एंड वाटर। अब हम हमने ऊपर पढ़ा था रिएक्शन एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन वाला, उसमें हमें क्या मिला था, ये था ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2। NaOH हमारा बेस था, HCl के साथ रिएक्ट किया तो हमें मिला NaCl प्लस H2। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एसिड प्लस बेस NaCl प्लस H2। तो एसिड हमारा HCl हो गया इधर, बेस हमारा NaOH हो गया, साल्ट NaCl जो आपका टेबल साल्ट होता है, और वाटर। तो ये हमारा बना। तो हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, देखो HCl था ना, H यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ क्लोरीन है तो हमने मान लिया X प्लस यहाँ Na, ठीक है, यहाँ पे हमने M लिख लिया, उसको Na हो सकता है, यहाँ कोई और सा भी आपका बेस हो सकता है, तो हम उनसे M मान लिया। और OH, क्योंकि OH तो जुड़ा रहेगा ही बेस में, और यहाँ पे जो एसिड है उसमें H तो जुड़ा ही रहता है, क्योंकि ये H रिलीज़ करते हैं ऑल एसिड, और ऑल बेस रिलीज करते हैं OH। ठीक है, तो हमने इसे ऐसे लिख दिया। तो MX यहाँ पे जो M था Na वो X के साथ मिल गया, ये जो Cl था, तो MX प्लस HOH, ये H और ये OH आपस में मिल गए, और HOH क्या है यहाँ, H2O यानी H2O वाटर, H प्लस OH गिव्स वाटर। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि हमने ऊपर पढ़ा था डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डायल्यूट बेस, और ये सब हम जब पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। जब हम पानी को बेस में डालते हैं या एसिड में डालते हैं तो आपका जो बीकर होगा जिसमें हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो गर्म होने लगेगा। आप जो है पानी लीजिए बीकर में और उसमें धीरे धीरे एसिड डालिए, तो यहाँ टच करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था आपको, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, जिस प्रोसेस में हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि थर्म टेम्परेचर से रिलेटेड होता है और एक्सोथर्मिक मतलब होता है कि हीट प्रोड्यूस करने वाला। तो आप कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लीजिए H2SO4 या नाइट्रिक एसिड लीजिए और वो बीकर में डालिए धीरे धीरे। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये जो कंसनट्रेशन ऑफ आयंस हैं H3O प्लस OH माइनस, ये पर यूनिट वॉल्यूम आपके कम हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है, अब आपको पता है हमने वाटर है ये, ठीक है, इसमें H2SO4 हमने डाला, ठीक है, अब डाल दिया। अब H2SO4 ब्रेक होके क्या H प्लस आयन रिलीज़ कर रहा है। तो ये जो हमारे, अगर ये 10 ml का सोल्यूशन था, ठीक है, इसमें हमारे ये देखो यहाँ पर ये वाला सोल्यूशन था हमारा H2SO4 का या HCl का, मान लो किसी का भी मान लो। तो इसमें हमारे ये मान लो ये ऐसे 10 हमने इसने 10 H प्लस आयन प्रोड्यूस किए उस सोल्यूशन में। अब हम उसमें वाटर डालते रहेंगे बाद में धीरे धीरे धीरे। हमने 90 ml वाटर डाला इसी सोल्यूशन में, तो ये टोटल सोल्यूशन हो गया 100 ml का। पर इसमें जो H प्लस आयन थे वो कितने रहे, 1 2 3 4 5 6 7 10 ही रहे, ठीक है। तो आयंस तो ये 10 ही रिलीज कर रहा है, पर इसकी जो वाटर की क्वांटिटी है धीरे धीरे पानी डालने से पूरे सॉल्यूशन की क्वांटिटी 100 ml होगी। तो ये आपस में बहुत दूर दूर हो गए। तो इससे जो आपका जो एसिड था ये वीक होने लगा और डाइल्यूट होने लगा, क्योंकि जो आपको कंसंट्रेशन जो थी
यहाँ पर 10 ml में 10 मतलब हर ml में कितने एच आयन थे? एक एच आयन था। 10 ml में 10 हाइड्रोनियम आयन रिलीज़ किए थे ना H2SO4 ने, तो 1 ml में कितना आयन रिलीज़ किया? 1 हाइड्रोनियम। और यहाँ पर जब हमने पानी डाल दिया 90 ml का, 90 ml वाटर ऐड कर दिया, तो अब 100 ml में कितने हमारे आयन्स हाइड्रोनियम्स के? 10। ठीक है, तो इसका मतलब 1 ml में कितने हुए? 0.1। तो यहाँ पर ये डिफरेंस हो गया ना। पहले कंसनट्रेशन जो थी हर ml में 1 मिल रहा था, अब हर ml में हमारे पास 0.1 हाइड्रोनियम आयन है, तो यहाँ कंसनट्रेशन जो है इसकी डिक्रीज़ हो गई। तो यहाँ मतलब ये डाइल्यूट हो गया हमारा। तो हम पानी डालते हैं, अगर एसिड और बेस में ऐड करते हैं तो वो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है, वीक हो जाता है। यहाँ पर आपको लिखा है ना, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ आयन। यहाँ पे कंसनट्रेशन जो होती है आयन्स की डिक्रीज हो जाती है। जैसे पहले हर ml में 1H+ था, अब हर ml में 0.1H+ हो गया, क्योंकि वाटर मिल गया उसमें, तो हर ml में जो है डिक्रीज हो जाता है कंसनट्रेशन आयन्स का पर यूनिट वॉल्यूम। ऑब्वियस ही बात है, ये खुले खुले हो जाएंगे, यहाँ पर आयन से फैल जाएंगे, तो उस हिसाब से वो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएंगे जो उनका इधर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में जो प्रॉपर्टी थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर रहे थे। वाटर में लाने पर वो डाइल्यूट हो जाएंगे, वो इतना आपको हार्म भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल डाइल्यूट एसिड ले लोगे आप तो वो वैसे करना मत, पर वो अगर कंसनट्रेटेड एसिड आप पे गिरता है तो आपका पूरा 3rd डिग्री बर्न हो जाएगा, हैंड पूरा बर्न हो जाएगा। पर डाइल्यूट गिरता है तो आपका बर्न तो होगा पर नुकसान देगा, पर उस हिसाब से नहीं देगा, क्योंकि उसमें जो आयन्स हैं वो इतने मतलब दूरी दूरी पे हैं और बहुत कम मात्रा में हो जाते हैं, तो जिससे वो आपको इतना नुकसान नहीं देते। पर ऐसा करना मत, क्योंकि डाइल्यूट आपका जो एसिड है वो भी आपको बहुत नुकसान देगा। अब आ जाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब हमें कैसे पता करें? हमने ऊपर जितने भी एग्जांपल लिए उसमें हमने बस ये पता किया कि ये सॉल्यूशन एसिड था, ये सॉल्यूशन बेस था। हमने इंडिकेटर भी यूज़ करे, फिनोल्फथालीन किया, फिर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यानी अनियन, वैनिला, क्लोव ऑयल, इन सब से हमने पता लगाने की कोशिश की कि सॉल्यूशन में एसिड था या बेस था। अब हमने एसिड बेस पता लगा लिया, उसके बाद हम ये कैसे पता लगाएं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक एसिड है या वीक बेस है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये एसिड स्ट्रॉन्ग है नहीं है। तो उसके लिए हम ये पीएच स्केल का यूज़ करते हैं। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर शोस डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट हाइड्रोजन आयन्स कंसंट्रेशन। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। अब हमने जैसे यहाँ पता लगाया कि अगर ये हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन आयन्स जो है ये सॉल्यूशन में ज़्यादा कंसंट्रेशन में है तो वो स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये लो कंसंट्रेशन में होते हैं तो सॉल्यूशन वीक एसिड माना जाता है। तो यही मेज़र करता है जो पीएच स्केल होता है कि जो सॉल्यूशन है उसमें H+ आयन या OH- आयन मात्रा में कितनी मात्रा में कम है या ज़्यादा है। अगर H+ आयन ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, H+ आयन कम है तो वीक एसिड है। OH- आयन ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, OH- आयन कम है तो वो वीक बेस है। यहाँ पे जो पीएच में पी का मतलब होता है पोटेंस, जिसका जर्मन में मतलब होता है पावर। तो पीएच स्केल का मतलब होता है पावर, कितनी पावर है इस एसिड में या इस बेस में। और 0 to 14 लिमिट होती है। बीच का जो 7 है उसका मतलब होता है न्यूट्रल, नो एसिड नो बेस। जैसे वाटर होता है ना, प्योर वाटर, उसका पीएच लेवल 7 होता है, क्योंकि ना एसिड है ना बेस है। अब पीएच जो होता है इंक्रीज होता है 7 to 14। अगर 7 से न्यूट्रल से वो 14 की तरफ जा रहा है तो सोल्यूशन इसका मतलब हो गया बेसिक, यानी OH- आयन जो है उसमें बहुत ज़्यादा है। यहाँ OH- आयन की भरमार होगी, बहुत ज़्यादा होंगे, मल्टीपल्स 100। या 7 से थोड़ा सा 8 तक गया तो वो OH आयन इतने नहीं होते। ठीक है, जो हमारा वल्चर होता है ना, गिद्ध, उसके पेट में जो एसिड होता है ना, आपको भी पता है आपके ह्यूमंस के स्टमक में भी एसिड होता है, पर वल्चर के जो पेट में एसिड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वल्चर गिद्ध जो होता है हड्डियाँ खाता है और हड्डियाँ भी उसके पेट में जाकर गल जाती हैं, क्योंकि उसके जो एसिड है उसका पीएच लेवल 1 होता है। ह्यूमंस के जो पेट में एसिड है उसका पीएच लेवल 2 होता है, और वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है हमारे पेट के एसिड से। तो जब ये जो पीएच लेवल है अगर 0 to 7 है
इस तरफ जाता है तो 0 होता है मैक्सिमम एसिड। तो जितना ये कम होगा, जैसे 0 से 1 के बीच में होगा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। 6 लेवल पे होगा तो वो वीक एसिड होगा। तो जब आप दोनों एक्सट्रीम छोर पे जाते हैं ना, तो एसिडिक और बेसिक नेचर आपका उस हिसाब से मैटर करता है। जैसे यहाँ पे 7 न्यूट्रल हो गया, ये वाटर का हो गया। ओके, इधर आप इधर जा रहे हैं तो H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यानी कि 0 पे H आयन मैक्सिमम स्टेज पे हैं, तो वो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। उसमें आप पानी मिलाते गए तो धीरे धीरे कम हो जाता है, वो 6 पे भी आ जाएगा, आपने ज़्यादा ही डाइल्यूट कर दिया तो ये अलग अलग एसिड जो होते हैं अलग अलग H आयन्स प्रोड्यूस करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा यानी HCl है, H2SO4 है, वो बहुत ज़्यादा H+ आयन रिलीज़ करते हैं, तो उनकी रेंज यहाँ पे होती है 0 से 1-2 के बीच में होगी। ओके, और जो वीक एसिड हैं वो बहुत ही कम H+ आयन करते हैं, तो वो इस लेवल पे होते हैं 5 to 7 लेवल के बीच में होंगे। यहाँ पर दिखा हुआ है, ये देखो, ये ब्लू से जो दिखा रहा है ना, ये H+ की कंसंट्रेशन दिखा रहा है। यहाँ पर H+ की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इधर 7 पे आता थे बहुत कम होगी, और यहाँ आते थे तो 14 पे ख़त्म ही हो जाती है। ऐसी OH-, यहाँ पे जो 14 पे है, ये देखो वाइट है ना पूरा, तो OH- यहाँ मैक्सिमम है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका जो वाइट का लेवल है इतना कम हो गया है, तो इधर 8-9 की रेंज में जो होता है हमारा, वो वीक बेस होता है। ठीक है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं। जब आप एक्सट्रीम में जाते हैं ना, इधर एक्सट्रीम हो गया, इधर एक्सट्रीम हो गया, जब बिल्कुल एक्सट्रीम में जाएंगे तो लेफ़्ट साइड जाएंगे तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है आपका, और जब राइट साइड जाएंगे तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो ये pH स्केल होता है, इससे आपको पता लग जाता है कि आपके पास जो एसिड था वो स्ट्रॉन्ग था या कैसा था। अब हम देखते हैं, हम सिट्रिक एसिड लेते हैं, ठीक है, लेमन में होता है जो, और HCl लेते हैं। उनको आप वाटर सोल्यूशन में डालोगे तो सिट्रिक एसिड है ना बहुत कम H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, पर HCl ना बहुत ज़्यादा मात्रा में H+ आयन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करेगा। तो अगर आप इस pH स्केल में देखेंगे तो HCl तो आपका यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसने मैक्सिमम, ये 0 से 1 लेवल होगा HCl का pH स्केल पे, क्योंकि इसने मैक्सिमम आपके जो हैं H+ आयन प्रोड्यूस किए। सिट्रिक एसिड लेमन होता है, उसे आप खाते भी हैं, आपका क्या मुँह जल जाता है? उससे नहीं जलता ना, क्यों? क्योंकि वो H+ आयन उस मात्रा में प्रोड्यूस कर नहीं रहा, तो उसकी रेंज ये 7 के आसपास होती है, नीचे होगी पर 7 के आसपास होगी। HCl की 0 होगी। ओके, और जो हमारी बॉडी है वो 7 to 7.8 pH पे काम करती है, यानी थोड़ा हमारा बेसिक जो बॉडी का सोल्यूशन होता है वो बेसिक होना चाहिए, उसी लेवल पे हमारा काम करती है, न्यूट्रल टू बेसिक 7 to 7.8। अब जो हमारी बारिश होती है उसमें आपको पता है कि वो एसिडिक होने लगी है पोल्यूशन की वजह से। जब बारिश का जो लेवल है पानी का, अगर उसको pH pH लेवल चेक करें उस पानी का, और अगर वो 5.6 से नीचे चला गया है, यानी यहाँ इसके अराउंड, ये 5 था ना, तो इससे नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब जो आपका रेन वाटर है वो एसिडिक होता जा रहा है, तो उसी को हम एसिड रेन बोलते हैं। ऐसी सोइल का pH चेक होता है, जैसे कि गवर्नमेंट मुफ्त में आपका जो किसान है उनका ये सोइल कार्ड चेक, हेल्थ चेक नाम की उनकी एक स्कीम है, उससे वो सोइल का pH लेवल चेक करते हैं। क्योंकि ज़्यादा एसिडिक होगी, ज़्यादा बेसिक होगी, तो एक जो आपका जो खेती है वो पार्टिकुलर pH लेवल पर ही काम करती है। ज़्यादा एसिडिक हो गई ज़मीन तो वो काम नहीं करेगी। तो ये भी चेक करना ज़रूरी होता है खेती करने से पहले कि जो आप चीज़ उगा रहे हो, जो पौधे उगा रहे हो, जब फसल उगा रहे हो, उसका भी एक pH लेवल होता है। अब आप ज़्यादा एसिडिक सोइल में उगाओगे तो वो नहीं हुई, तो ये चेक करवाया जाता है, ये गवर्नमेंट फ्री में चेक करके देती है। ओके, ऐसी pH इन डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर आपके पेट में ज़्यादा एसिड बन रहा है तो आपको इरिटेशन होने लगेगी, जैसे शुरू में बताया। फिर आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं, क्योंकि ये जो एसिड है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था, MgOH2, ये बेस था, ये आपस में मिलकर कैंसिल कर देते हैं। तो ये ज़्यादा एसिड जो बन रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसे कम कर देता है, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये कंसंट्रेशन दी हुई है। देखो 7 पे क्या है, प्योर वाटर, ठीक है, 6 पे मिल्क हो गया, तो मिल्क भी थोड़ा एसिडिक होता है। कॉफ़ी हो गई 5 पे, टमाटो जूस हो गया 4 पे, ये धीरे धीरे एसिड बढ़ रहा है। ऑरेंज जूस, सोडा 3 कह रहा हुआ है, विनेगर, सिरका, लेमन जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
ये 1 पे हो गया। मैंने कहा था ना 0 से 1 पे होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है, H+ आयन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। फिर हम आ जाते हैं जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे ब्लड हमारा 7.8 के अराउंड, ओके। एग्स अंडे बेसिक होते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हमने ये पेट का जो एसिड बना था उसको कंट्रोल करने के दिया, वो बेसिक था, उसका लेवल 9 है। डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गई, धीरे धीरे हमारा बेसिक नेचर बढ़ रहा है। ब्लीच बहुत तगड़ा बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये भी बहुत तगड़ा बेस है, तो इसका लेवल 13 था। तो आप इस जो इमेज है इससे आप समझ जाएंगे। अब आ जाते हैं टूथ डिके। जो आपके जो दांत बने होते हैं इनेमल नाम के सब्सटेंस से बने होते हैं, जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका जो सब्सटेंस होता है। पर अगर आपका मुंह का जो pH लेवल है 5.5 से कम हो गया तो बैक्टीरिया जो है ना एसिड प्रोड्यूस करने लगता है, ओके। जब आप जैसे मीठा खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, तो बैक्टीरिया भी उसे खाता है। आपके दांत में बैक्टीरिया होते ही हैं, 0% किसी के मतलब ऐसा नहीं होता कि दांत में बैक्टीरिया हो ही ना, बैक्टीरिया होंगे, चाहे ब्रश कर लो कुछ कर लो, वो आपके नेचुरली होते हैं आपके मुंह में, आपके माउथ में। तो वो बैक्टीरिया जब शुगर डाइजेस्ट करता है तो एसिड प्रोड्यूस करता है। अब ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने से क्या होता है कि जो मुंह का pH का लेवल, जैसे एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो pH लेवल डाउन जाने लगेगा, यानी 7 से 0 की तरफ बढ़ने लगेगा। तो अगर वो 5.5 से कम होने लगेगा तो ये जो आपका इनेमल है ये डिग्रेड होने लगता है, ये ख़त्म होने लगता है, ये एसिड इसको नुकसान पहुंचाने लगता है, तभी आपकी कैविटीज़ बन जाती हैं, तभी दांत में आपके जो कहते हैं ना कीड़ा लग गया वो हो जाता है। इसलिए ये शुगर वाला प्रोडक्ट खाने के बाद तुरंत आप या तो मंजन कीजिए या अपने दांत रिंस कीजिए, जिससे कि ये शुगर रहे ना और उस पर बैक्टीरिया एक्ट नहीं कर पाए, नहीं तो आपका इनेमल ख़राब होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही जो है, अब इस चीज़ पे आते हैं कि नेचुरली भी कई जो जानवर होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं अपनी प्रोडक्शन के लिए। जो बीस का स्टिंग होता है ना, इसमें एसिड होता है। जो आपको ये मधुमक्खी काटती है तो आपको जो जलन होती है एसिड की वजह से होती है। इसलिए आप इस पर अगर बेकिंग सोडा लगाएंगे जो कि एक बेस होता है तो आपको थोड़ा आराम मिलता है। जैसे आपको मधुमक्खी काट जाए तो उसमें बेकिंग सोडा लगा लो, क्योंकि ये जो एसिड से आपको जो इरिटेशन हो रही है ना आपकी बॉडी में, ये बी के काटने के बाद, मधुमक्खी के काटने के बाद, ये क्योर हो जाएगी। ऐसी नेटल लीव्स होती हैं, ये बिछुआ पत्ती, ये होता है नेटल प्लांट। ऐसे इसको आप छू के रगड़ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। क्यों आएगा? क्यों? क्योंकि इसमें मेथनोइक एसिड होता है और जो ऐसा आपको जलन पैदा करेगा जो आप याद रखोगे। इंजेक्ट्स मेथनोइक एसिड कोजिंग बर्निंग पेन, बर्न वाला पेन होगा बहुत। तो इसने ऐसे प्लांट्स मतलब ये क्यों करते हैं? जिससे कि इन्हें जानवर आके खाए ना, ये अपने सर्वाइवल के लिए किया है इन्होंने। जैसे 20 डंक में उसके इतना ये जहर और या बर्निंग सेंसेशन क्यों है, एसिड क्यों है बी के स्टिंग में? क्योंकि वो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रही है कि इसे कोई नुकसान पहुँचा। ऐसी नेटल, इसके पत्ते कोई नहीं खाएगा। अगर आपको पता होगा कि ये आपको पेन दे रहा है तो आप खाओगे, इसे नहीं खाओगे। तो ये जो नेटल लीव्स होते हैं इसमें मेथनोइक एसिड होता है, ये नेचुरली प्रोड्यूस करती है। और एक होता है डोक प्लांट, जंगली पालक। तो कहते हैं अगर नेटल लीव्स से आपको बर्निंग पेन हो रहा है तो आप ये डोक प्लांट, ये जंगली पालक का पौधा रगड़ लो, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और आपको रिलीफ मिल जाता है। ये पहले का बिलीफ था कि ये डोक प्लांट बेसिक नेचर का होता है और नेटल लीव्स जो होते हैं मैथनोइक एसिड है तो एसिडिक होता है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अब जैसे NCERT आपकी आउटडेटेड इन्फो दे रही है कि डोक प्लांट बेसिक होता है, पर बेसिक नहीं होता डोक प्लांट। इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि पेन रिलीफ का काम करते हैं। तो जब डॉग प्लांट को या आपने नेटल लीव्स से आपने अपने हाथ पे रगड़ा तो आपको बर्निंग पेन हुआ, फिर आप डॉग प्लांट उस पर लगा लेते हैं उस रगड़ी हुई जगह पर, तो आपको पेन में आराम मिलता है। तो पहले साइंटिस्टों को लगा कि इसमें ये बेसिक मटेरियल होता होगा इसलिए मिलता, नहीं, उसमें कुछ और होता है जिससे पेन रिलीफ मिलता है। पर आपके NCERT के हिसाब से क्वेश्चन आए तो आप लिख देना भाई डॉग प्लांट का नेचर बेसिक होता है और नेटल लीव्स का नेचर एसिडिक होता है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए हमें बर्निंग पेन में रिलैक्स मिलता है। क्योंकि आप NCERT की तरफ चलो, आप चाहे आउटडेटेड नॉलेज हो उनके पास, आपको वही लिखना पड़ेगा जो NCERT चाहती है। अब आ जाते हैं सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स जो नेचुरल अकर करते हैं। जैसे विनेगर, सिरके में होता है एसिटिक एसिड, ऑरेंज में होता है सिट्रिक, टैमरिंड टार्टरिक एसिड होता है इमली में,
टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, वैसे सारे एसिडिक सब्सटेंस है, देख लेना। तो खट्टा खट्टा लगेगा सब चीज़। कहता है इमली खट्टी, तो ये गाना इमली खट्टी मीठे हुए, इमली खट्टी किस लिए, क्योंकि उसमें एसिडिक है। जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा है कि जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं खट्टे होते हैं, विनेगर हो गया, ऑरेंज हो गया। फिर ये सोर मिल्क में क्या होता है, लैक्टिक एसिड। कर्ड है ये, दही में हमारा लैक्टिक एसिड है। लेमन में सिट्रिक एसिड है, सेम जो ऑरेंज में था। आंट स्टिंग, ये जो चींटी काटती है इसमें मिथनोइक एसिड होता है, और नेटल स्टिंग में भी मिथनोइक एसिड होता है। ये देखो, एक इंसेक्ट है, दूसरा प्लांट है, पर एक ही एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो, मेथनोइक नाम का एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर रही है, ये भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर रहा है। अब आ जाते हैं पीएच लेवल। देखा, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हैं, जो साल्ट बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाने पे वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिलाते हैं तो उससे जो साल्ट बनेगा वो तो कन्फर्म है। देखो, एसिड और बेस मिलाओगे तो सॉल्ट बनेगा। NaOH प्लस HCl मिलाया तो NaCl बना था ना। तो ऐसी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाओगे तो सॉल्ट बनेगा जो न्यूट्रल होगा, जिसका लेवल। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलाओगे, जो सॉल्ट बनेगा वो जो pH होगा उसका 7 से नीचे होगा, यानी वो एसिडिक नेचर होगा। कॉमन सेंस की बात है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो जो सॉल्ट बन रहा है वो एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया। ऐसे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा उसका pH लेवल 7 के अबाव होगा, यानी वो बेसिक होगा। कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें याद करने की जरूरत नहीं। अब आ जाते हैं रॉक साल्ट। ये सेंधा नमक जो होता है इम्प्योर साल्ट होता है, ब्राउन कलर का होता है क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज मिली होती है। अब आ जाते हैं रो साल्ट पे। जो आपका नमक होता है उसका कहाँ का यूज़ होता है, उसका बहुत यूज़ है केमिकल इंडस्ट्रीज में। उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में, वॉशिंग सोडा बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो रो सॉल्ट है NaCl है। इससे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड ब्राइन। जब ये NaCl जो होता है ये एक्वस सोल्यूशन है, वाटर के सोल्यूशन में होता है, तो इसको बोलते हैं ब्राइन। ओके, याद रखना ये। तो इससे NaOH बनाने का प्रोसेस सिंपल है। इस सॉल्यूशन को वाटर के साथ मिक्स कीजिए और उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आपको दौड़ानी पड़ती है। तो एक कैथोड रे होती है और एक एनोड रे होती है। तो वहाँ पर ये हमें जो मिलता है, पहले क्लोरीन गैस मिलती है, फिर हाइड्रोजन गैस मिलती है, और फिर हमारे पास NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है। यहाँ पर पूरा ये आपका इधर प्रोसेस समझाया हुआ है कि कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। ये H2O और NaCl सॉल्यूशन जो ये वाला है, इधर ये सॉल्यूशन जो है यहाँ पर, इधर आप डालते हैं यहाँ से ब्राइन सॉल्यूशन, लिखा ना सैचुरेटेड ब्राइन। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी आप पावर सप्लाई ये पास कर रहे हैं, तो ये दो रोड होती हैं। एक होती है एनोड, इधर जो है ये एनोड रे है, इधर है एक कैथोड रे। अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये जो NaCl है, एक्वस सॉल्यूशन है, ये ब्रेक हो जाता है, आपस में डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है NaCl का। Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, Na प्लस अलग, Cl माइनस अलग। तो ये Cl माइनस है ना, ये यहाँ जाके जो एनोड पे है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ कर देता है। तो ये जो दो Cl हैं अपने एक यानी 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं और आपस में Cl2 बना देते हैं, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज़ कर देते हैं। कहाँ पर, एनोड पे। एनोड वो रोड होती है जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉस्ट होते हैं। जैसे क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, तो यहाँ पर ये एनोड रोड पे होता है ये। तो जहाँ पर, जिस रोड पर इलेक्ट्रॉन्स हमेशा आपके लॉस्ट होंगे उसे आप एनोड कहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे Cl माइनस था, Cl माइनस दिख रहा है आपको, और जूम कर देते हैं इधर। तो यहाँ माइनस ये इलेक्ट्रॉन ये हट गए, यहाँ से रिलीज हो गए, और ये Cl2 जो बना ये इधर से यहाँ से रिलीज होकर बाहर निकल जाता है। अब हमारा Na प्लस रह गया सोल्यूशन में, वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये ना सोडियम आयंस पास थ्रू मेम्ब्रेन इधर इस साइड आ जाता है, कैथोड की साइड। अब कैथोड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो H2O है वो उसका ब्रेकडाउन हो रहा है,
और यहाँ पे ब्रेकडाउन भी हो रहा है और साथ में उसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। यहाँ पे जो क्लोरीन ने लूज़ किए थे वो इधर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन कर रहा है कैथोड पे। यहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड रेट पे गेन होते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स H2 प्लस 2H माइनस, ये OH माइनस मिल रहा है और H के पास ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये मिलकर हाइड्रोजन गैस बना रहा है और यहाँ से H2 रिलीज़ हो रही है। इधर से क्लोरीन रिलीज़ हो रही है कहाँ पे, एनोड पे, और कैथोड साइड से हाइड्रोजन रिलीज़ हो रही है। अब यहाँ पे जो Na प्लस है इधर, और यहाँ पे हमने देखा H2O में इलेक्ट्रिसिटी हमने जोड़ाई, 2 इलेक्ट्रॉन मिले, उसको H2 निकल गया, 2OH माइनस गया, ये OH माइनस है, ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं इधर, और ये NaOH यहाँ से निकल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो हमें क्या क्या मिला, क्लोरीन मिला इधर, H2 इधर से निकला और NaOH मिलकर यहाँ से हमारा रिलीज़ हो गया। तो हमने इस डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है, देखो ये इसे को बोलते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। अब एल्कलाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि NaOH हमारा एल्कलाई है और क्लोर यानी क्लोरीन, क्योंकि यहाँ हमें क्लोरीन गैस भी मिल रही है और एल्कलाई भी मिल रहा है, तो इसे बोलते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, बिकॉज एल्कलाई हियर इज NaOH। क्लोरीन गिवन एट एनोड, क्लोरीन एनोड पे मिलती है हमें, यहाँ पे एनोड है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होते हैं, और हाइड्रोजन हमारी कैथोड पे, ये कैथोड था हमारा, यहाँ हाइड्रोजन निकल रही है। अब आगे आते हैं सेकेंड ब्लीचिंग पाउडर। NaOH तो आपको पता चल गया, NaOH यहाँ पे सोल्यूशन मिल गया। तो ये किससे मिला था हमें, रो सॉल्ट से, NaCl से मिला। अब हम ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे क्लोरीन जो निकली थी Cl2 कहाँ पर, एनोड पे निकली थी, उसका हम वेस्ट थोड़ी जाने देंगे, उसका भी यूज़ करेंगे। अब जैसे ये COH2 है, ये ड्राई सिलेक्ट लाइम लिया है हमने, ये चूना पत्थर लिया है सूखा COH2, और उसमें क्लोरीन हमने ये पास करवाई जो ऊपर हमें मिली थी। तो हमने इससे क्या बनाया, CaClO2 यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसे ऐसे लिखते हैं वैसे तो, कैल्शियम, ये क्लोरीन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, तो ये क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोल सकते हैं और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो एक प्रोसेस से देखो कितना कुछ मिल रहा है हमें, इसी प्रोसेस से जो NaCl से NaOH बना, इससे हमें क्लोरीन मिली, उस क्लोरीन को हमने आगे ये चूने पत्थर से पास करवाया तो हमें मिल गया कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहता है। और उसका बहुत यूज़ होता है, जैसे आप हार्पिक लोगे ना, ये क्लोरेक्स, आप अभी जाओ अभी क्लोरेक्स का इंग्रेडिएंट उठाओ, उसमें ये लिखा होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जाके देखो जब भी इंटरेस्ट आएगा आपको साइंस में। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या होता है, ब्लीचिंग का मतलब जो लोकल लैंग्वेज में बोल रहे तो उसका मतलब किसी चीज़ को सफ़ेद करना है, उसका रंग उड़ा देना। ये जहाँ भी डलता है वहाँ उसका रंग उड़ जाता है। तो जैसे कि हमें सफ़ेद करना होता है, जैसे अनब्लीच्ड पल्प है, ये वुड पल्प जो होता है, इसके जैसे यहाँ पर ये डार्क डार्क सा है तो इसको थोड़ा वाइट करना है, तो हमने ब्लीच कर दिया, ब्लीचिंग पाउडर से इसको ब्लीच कर दिया तो ये वाइट हो गया। देखो इधर ऐसी जो हम पैटर्न बनाते हैं यहाँ पे क्लोथ्स में, ब्लीच करते हैं ना, अगर कपड़ा ब्लीच करवा दो तो ऐसे ही करते हैं यहाँ पे ब्लीचिंग का यूज़ करके। देखो ये जो पैटर्न दिख रहा है आपको, ये रंग उड़ गया यहाँ पे, इधर डार्क है इधर लाइट हो गया, तो यही होता है। अब इसका वुड पल्प को सफ़ेद करने में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, क्योंकि ऑक्सीजन है इसमें, बीच में ऑक्सीजन है ना, ये इसको ये दूसरे सब्सटेंस में ऐड कर देता है यानी ऑक्सीडाइज कर देता है, तो वहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका यूज़ होता है। फिर इसका डिसइंफेक्शन में, जैसे कि इन्फेक्शन ख़त्म करने में ब्लीचिंग का होता है, इसलिए तो इसको जैसे आप हार्पिक को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि सारे जम्स मार देता है, जम्स का सफाया कर देता है पूरा। क्लोरेक्स भी ये जो आप साफ़ करते हैं क्लोरेक्स से अपना घर बार और वॉशरूम, तो ये जम्स को ख़त्म कर देता है, इसलिए इसका डिसइंफेक्शन में भी यूज़ होता है। अब आ जाते हैं बेकिंग सोडा, इसका आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आपने जब ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़े थे, 2 पढ़े थे ना, Na2CO3 NaHCO3, ये एक तो सोडियम कार्बोनेट था और एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये NaCO3 यही था, यही बेकिंग सोडा था, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपने अभी एग्जांपल्स में पढ़ा था जब हम इनका रिएक्शन करवा रहे थे, और क्या रिलीज़ हो रही थी, कौन सी गैस रिलीज़ हो रही थी, CO2 गैस हमारी रिलीज़ हुई थी जब हमने इसका रिएक्शन एसिड के साथ कराया था। तो क्या हम अब यहाँ पे भी हम NaCl का यूज़ कर रहे थे, देखो NaCl का ऊपर यूज़ किया NaOH बनाने में, NaOH के साथ क्लोरीन निकली तो उस क्लोरीन का यूज़ किया हमने ब्लीचिंग पाउडर बनाने पर। अब NaCl का दोबारा यूज़ करते हैं, NaCl को हम H2O CO2 और NH3 इनके साथ आपस में रिएक्ट करते हैं, तो हमें मिलता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी ये जो था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमें मिला। अब इसका भी बहुत यूज होता है। ये क्या होता है, माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक साल्ट है, ये भी साल्ट है एक तरह का।
अब जब हम इसको हीट करते हैं ना, NaCO3 को जरा सी हीट देंगे तो ये Na2CO3 में बन जाएगा, इसमें मेटल कार्बोनेट में। ऊपर एग्जांपल में था ना, इसको भी एसिड के साथ रिएक्ट कराया था, इसको भी, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकला था। तो ये जो Na2CO3 है प्लस H2O प्लस CO2, ये जरा सा हीट कर दो बेकिंग सोडा को, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलते हैं। अब एक तो होता है बेकिंग सोडा, ठीक है, ये मिलते जुलते, कंफ्यूज मत होना, और एक होता है बेकिंग पाउडर। अब पाउडर में क्या होता है, पाउडर में सोडा भी होता है, ये वाला बेकिंग, और एक एसिड, ठीक है। इस सोडे और एसिड का आपस में रिएक्शन होता है, उससे मिलके उसका यूज़ होता है बेकिंग पाउडर में, उसकी प्रॉपर्टी का। अब वो कैसे होता है देखो, बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा होता है, टार्टरिक एसिड होता है, ये बहुत ही वीक एसिड है, इसका फॉर्मूला होता है ये C4H6O6, ये ठीक है। अब NaHCO3 जो है, इस ये जब इसके साथ मिलता है एसिड के साथ इसमें बेकिंग पाउडर में, और इसको हम हीट कर देते हैं, तो हमें CO2 मिलती है, H2O मिलता है, और एक सोडियम साल्ट मिलता है NaC4H5O6, इसे बोलते हैं सोडियम टार्टरेट, ठीक है। तो ये बेकिंग पाउडर में ये जो दो इंग्रेडिएंट है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड, ये आपस में रिएक्ट करते हैं जब हीट होते हैं, फिर हमें निकलती है CO2, H2O और ये सोडियम साल्ट। अब ये जो CO2 है, इसी का काम होता है ब्रेड को फुलाना, ठीक है। जब CO2 निकलती है तो ब्रेड के अंदर, ये ब्रेड है, इसमें CO2 बन रही है, तो इससे ये फूलने लगता है और ऐसे रेज हो जाता है, ऐसी केक बनते हैं हमारा। तो इसका बेकिंग पाउडर का इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये CO2 बनाता है, और CO2 से हमारा जो ब्रेड है फूल जाता है, ठीक है। ये फुलाने का काम करती है, तो इसलिए इसका बेकरी में बहुत यूज़ है। अब ये NaCO3 जो था हमारा, बेकिंग सोडा जो था, इसका यूज़ एंटी एसिड्स में भी होता है। जैसे एसिडिटी हो जाए तो आप ये पिला दो, ये खिला दो NaCO3, तो आपका ये एसिडिटी कम कर देगा, क्योंकि ये एक बेस है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ये आपकी जो आग लग जाए उसे बुझाने में भी इनका यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे यहाँ कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे ब्रेड फुलाने के लिए कर रहे हैं, वहाँ पर ये आग बुझाने का काम करती है CO2। क्यों? क्योंकि CO2 प्रोड्यूस होने से जो आसपास की ऑक्सीजन है वो हट जाती है। ऑक्सीजन, जैसे कुछ चीज़ जल रही है, फायर लगी रही है, तो मैंने आपको पहले भी फर्स्ट चैप्टर में बताया, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, बिना ऑक्सीजन के फायर नहीं लगेगी, ओके। तो अब ऑक्सीजन यहाँ पे O2, तो हमने फायर एक्सटिंग्विशर ये वाला यूज किया, सोडा एसिड वाला, तो इसने CO2 प्रोड्यूस करी, ये, तो इसने CO2 यहाँ पर, CO2 इधर घेर लेगी जो चीज़ चल रही है उसको, और O2 को पास नहीं जाने देगी उसके, तो ये आँख बुझ जाएगी अपने आप। अब तीसरा आता है वॉशिंग सोडा। अब ये वॉशिंग सोडा जो है, यहाँ पे हमने बेकिंग सोडा को हीट करा तो ये बना था आपका Na2CO3। अब ये Na2CO3 में हम वाटर के पार्टिकल्स ऐड कर देते हैं तो ये वॉशिंग सोडा हो जाता है। अब देखिए एक ही चीज़ से कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं। जैसे ऊपर हमने NaCl से NaOH बनाया था और क्लोरीन निकली थी, क्लोरीन से हमने ब्लीचिंग पाउडर बनाया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने NaCl, H2O, CO2 और NH3 मिलाया तो हमारा ये बना बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हिट किया तो ये Na2CO3 बना। अब Na2CO3 में वाटर पार्टिकल्स ऐड कर दिए तो वो वॉशिंग सोडा बन गया ये। तो हमारा ये तीसरा प्रोडक्ट बन रहा है, ओके। जैसे Na2CO3 में का क्रिस्टलाइजेशन कराना, क्रिस्टलाइजेशन में क्या करते हैं, हम वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं। जैसे Na2CO3 में 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड किए तो इसका क्या हो गया, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इसके हमने वाटर क्रिस्टल बना दिए, इसका मतलब साल्ट क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गया। और उस क्रिस्टल में क्या थे, ये 10H2O, उसमें वाटर के पार्टिकल्स मिक्स थे। जैसे यहाँ पर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है, इसमें 10H2O 10 पार्टिकल हमने ऐड किए वाटर के, तो Na2CO3 10H2O, ये हमारा वॉशिंग सोडा बन गया। इसका काम होता है ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में बोरेक्स बनाने में, और ये खारापन दूर करने में पानी का। परमानेंट हार्डनेस होती है ना, जैसे समरसीबल का पानी, आप ट्यूबवेल का पानी पीते हो वो खारा होता है, वो ज़मीन से निकलता है, उसमें काफ़ी साल्ट होते हैं, तो उसकी हार्डनेस को रिमूव करने में इसका वॉशिंग सोडा का बहुत यूज़ होता है। अब सवाल आते हैं कि क्या ये क्रिस्टल ड्राई होते हैं साल्ट के। अभी हमने ऊपर ये साल्ट का क्रिस्टल लिखा था, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, ये साल्ट का क्रिस्टल था, क्या ये ड्राई है, आपको क्या लग रहा है।
अब इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ड्राई है, नी है, सूखा है, गीला है, क्या बोला जाए इसको। अब ये जो कॉपर सल्फेट का साल्ट होता है ना, ये ब्लू कलर का होता है। इसको आप टेस्ट ट्यूब में लीजिए कॉपर सल्फेट को, ठीक है। यहाँ पे बर्नर पे आप बंद करवाइए इसे, तो आपको थोड़ी देर बाद यहाँ पे ना ड्रॉपलेट दिखेंगी वाटर की, धीरे धीरे H2O की ड्रॉपलेट्स दिखेंगी। और इसका जो ब्लू कलर था वो क्या हो जाएगा, वो वापस ये वाइट हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट को टेस्ट ट्यूब में लिया, हीट किया, कलर नोटिस करो और वाटर ड्रॉपलेट्स करो, तो जब पानी अलग हो गया तो ये वाइट हो गया। क्यों, ये खाली कॉपर सल्फेट रह गया, नहीं तो इसके जो क्रिस्टल था, कॉपर सल्फेट का जो साल्ट का क्रिस्टल था उसमें वाटर ऐड होता है, तो ये ड्राई नहीं होता। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट के, ये इन्हें वेट माना जाता है क्योंकि इसमें वाटर ऐड होता है। अब अगर हम इसको, ये जो ब्लू से वाइट हुआ, इसमें वापस हम वाटर मॉलिक्यूल्स से इसको रिएक्ट करवाते हैं, तो ये वापस ब्लू कलर का हो जाएगा क्योंकि इसमें वापस जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे ऐड हो गए, तो इसका वापस कलर ब्लू हो गया, ब्लू कलर रिपेयर्स। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट। अब साल्ट के फॉर्मूले में फिक्स्ड नंबर ऑफ 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो ऐड होते हैं उसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कि इसमें इस साल्ट में फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करा दोगे तो इस प्रोसेस को कहेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट। अब ये कॉपर वाला जो हमारा कॉपर सल्फेट था, इसका जो क्रिस्टल था, इसमें कितने थे, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स थे। इसका फॉर्मूला था CuSO4 5H2O। ये अब हीट करने पे ये अलग हो गया था, तो इसका कलर वाइट हो गया, इसमें वापस वाटर जोड़ा, फिर इसका कलर ब्लू हो गया। ओके, अब आ जाते हैं जिप्सम पे। ओके, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। अब ये जो है ये भी क्रिस्टलाइज्ड है आपका क्योंकि इसमें वाटर ऐड है। हीट करने पे ऑब्वियस है इसका जो क्रिस्टलाइजेशन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे हीटिंग में ये वाटर मॉलिक्यूल लूज़ कर देता है और ये बन जाता है CaSO4 हाफ H2O। पहले 2H2O था, अब ये ब्रेक डाउन होकर वो H2O अलग हो गया, बस इसके पास हाफ H2O बन जाए। इसी CaSO4 हाफ H2O को हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी क्योंकि हाफ यानी हेमी, हाइड्रेट H2O। ओके, इसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका यूज होता है जब आपकी हड्डी टूट जाती है तो वो जो वाइट आपका जो पाउडर लगाया जाता है वो यही होता है, वाइट पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको आप गीला कर देते हैं वापस, जैसे रिक्रिस्टलाइजेशन, जैसे हमने कॉपर सल्फेट में वापस ये 5H2 ऐड किया था, ऐसी इसमें हम CaSO4 हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस इसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, इसमें वापस 1.5 वाटर मॉलिक्यूल मिला देंगे तो ये CaSO4 2H2O यानी वापस ये जिप्सम बन जाएगा, जो कि बहुत हार्ड होता है, जिससे कि आपका प्लास्टर बहुत मजबूत हो जाता है, जिससे आपका दोबारा वहाँ पे लगे तो आपका हैंड प्रोटेक्ट हो सके। अब जैसे कि ये जो फॉर्मूला है इसमें ये जो हमने इस 2 मोलिक्यूल यूनिट ऑफ CaSO4 शेयर्स 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इसमें हमने हाफ H2O क्यों लिखा, क्योंकि ये जो CaSO जब हमने ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया तो हाफ मोलिक्यूल कैसे ऐड हो सकता है, ऐसा नहीं होता, हाफ मोलिक्यूल ऐड नहीं होता। जो CaSO4 होते हैं, 2 होते हैं, CaSO4 वो एक H2O मोलिक्यूल को आपस में शेयर करते हैं, तो इसलिए जब हम सिंगल यूनिट में लिखते हैं तो इन्हें ऐसे लिख देते हैं हाफ H2O CaSO4 हाफ H2O, क्योंकि 2 कैल्शियम सल्फेट की जो यूनिट है वो एक H2O की यूनिट को आपस में शेयर कर रही है, तो इसलिए यहाँ हाफ लिखा आ जाता है। जैसे आप सोच रहे हैं हाफ कैसे ऐड हो सकता है, इसी CaSO4 हाफ H2O, ये हाफ कैसे आ गया, हाफ नहीं है, ये एक H2O मोलिक्यूल 2 CaSO4 आपस में शेयर कर रहे हैं। अब इसका यूज़ होता है टॉयस बनाने में और डेकोरेशन के मटेरियल बनाने में। किसका यूज़, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 हाफ H2O, इसका यूज़ होता है टॉयस बनाने में, डेकोरेशन में, और फिर यहाँ पर जब आपकी हड्डी टूट जाए तो इसमें पानी मिला दो तो ये वापस जिप्सम बन जाता है, और यह बहुत हार्ड होता है जिससे कि आपका जो प्लास्टर है हाथ में जो चढ़ता है वो वैसा का वैसा रहे, उसमें डैमेज ना आए।